अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में। आज फर्दर डिस्कस करते हैं। आज हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेक्स्ट एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और वो ये आता है कि व्हाई इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। हालांकि हम तो ये कहते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या उनके डेरिवेटिव पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन इथाइल अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। व्हाई, ऐसा क्यों होगा? एक्चुअली यहां पर हम एक बात को समझते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वो सब्सटेंसेस जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। और यही रीजन है कि ये जो इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथाइल अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ये लिखेंगे, सब्सटेंसेस फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर आर सॉल्युबल इन ईच अदर। और हमें ये आपने डायग्राम ड्रा कर देनी होगी। इसी के साथ जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें मौजूद होता है COOH ग्रुप, ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, उसका रीजन भी क्या होगा? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी क्या करते हैं, वो वाटर पानी के साथ बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या इथाइल अल्कोहल हो, ये वाटर में डिसॉल्व क्यों होते हैं? इन दोनों का रीजन एक ही है, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। यहां पर हम लाइक डिसॉल्व लाइक रूल की बात नहीं करते, यहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर ऑफ आइस की। स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर हम इसे पहले एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आइस फ्लोट ऑन द वाटर, जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या है? अगर हम सिंपली वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर में क्या होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन जब वाटर पानी जो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन टेम्परेरी बॉन्डिंग बनाएगा, फिर तोड़ देगा, फिर दोबारा बनेगी, फिर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती भी रहती है और टूटती भी रहती है। मॉलिक्यूल को रेगुलरली नहीं होते, रेगुलरली अरेंज नहीं होते, मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। तो लिक्विड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखें तो इसे ये भी कह सकते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर बनेगा, हम ये भी कहते हैं जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जो है वाटर के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है वाटर लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब टेम्परेचर कम करते हैं, पानी को आइस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज होगा बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी जगह के ऊपर फिक्स्ड होना शुरू हो जाएंगे, रेगुलरली अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, मोशन स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे और इनके दरमियान में परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है, आरजी। लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा सॉलिड, मतलब जब ये कन्वर्ट होगा आइस में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट हो जाएगी। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मैंने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, जिसमें ब्लू कलर से ऑक्सीजन को शो किया गया है और रेड कलर से हाइड्रोजन को शो किया गया है। ये अपनी पोजीशन को फिक्स करते हैं और इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनके दरमियान में आ जाते हैं फ्री स्पेसिस, फ्री स्पेस आ जाता है। जब भी हमारे पास लिक्विड वाटर कन्वर्ट होगा सॉलिड के अंदर, आइस के अंदर, तो मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज होकर दरमियान में खाली जगह आ जाएगी। और यही वजह है कि जो आइस है वो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई, कि जो बनती है तो बर्फ
9% ज्यादा जगह घेरती है पानी से, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल अरेंज होकर दरमियान में खाली जगह बन जाती है। तो आप आइस का स्ट्रक्चर सिंपली ये ड्रा कर लो जिसमें एम्प्टी स्पेसेस दिखाए गए हैं। बुक में मजीद एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इसे सिंपली यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर बनाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम एक्सप्लेन इस तरह करते हैं, व्हेन टेंपरेचर डिक्रीज बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर मॉलिक्यूल कम रेगुलर एंड बिकम परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट हो जाती है, एम्प्टी स्पेसेस डेवलप, खाली जगह दरमियान में बन जाती है। एंड आइस ऑक्युपाई 9% मोर स्पेस, जो एमसीक्यूज में भी आता है कि आइस कितने परसेंट स्पेस ऑक्युपाई करती है, 9% मोर स्पेस ऑक्युपाई देन लिक्विड वाटर। तो ये हमारे पास, जिसको हम सिंपली ये कहते हैं कि दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस आ गए, खाली जगह आ गई, जिसकी वजह से जो आइस है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। आइस की जब डेंसिटी कम हो जाएगी, दरमियान में खाली जगह आ जाएगी, इसकी वजह से आइस वाटर के ऊपर फ्लोट तैरना शुरू कर देती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी ड्रा करने पड़ते हैं आइस के स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर ऑफ आइस लॉन्ग में भी आता है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस ऑफ द लो डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, बर्फ की डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से जो आइस है वो पानी के ऊपर तैरती है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इन विंटर्स, ऐसे एरिया जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहां पर जो लेक्स होंगी तो उनमें क्या होंगे हमारे पास, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाएगा, तो जो लेक्स होंगे हमारे पास, उस लेक्स के ऊपर जो पानी मौजूद होगा, जब पानी ठंडा होना शुरू होगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पानी लाइटर हो जाएगा। बात समझें कि जब पानी कोल्ड ठंडा होगा तो पानी के मॉलिक्यूल रेगुलर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो लाइटर होने से पानी ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर वो पानी ठंडा आएगा वो आहिस्ता आहिस्ता आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब टेम्परेचर माइनस से भी 0 से भी कम हो जाएगा। जब ये आइस में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास लेक्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है आइस की, जो इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, जो मौजूद नीचे वाटर को मजीद हीट लॉस नहीं करने देती, और जो नीचे वाटर होगा वो वैसे का वैसा वार्म रहता है, जिसकी वजह से जो नीचे लेक्स के अंदर प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं। ये सरवाइव किस तरह कर पा रहे हैं? ड्यू टू द लो डेंसिटी ऑफ आइस। इसे एक्सप्लेन किस तरह करेंगे? व्हेन द टेंपरेचर डिक्रीज बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेंपरेचर मजीद कम होगा, कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी होगा, बीइंग लाइटर, इसका डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, कम ऑन द सरफेस, जो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, एंड फ्रीज टू आइस, और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दस इंसुलेटिंग लेयर कीपिंग वाटर बीनीथ, ऊपर की तरफ एक इंसुलेटिंग लेयर बना लेगा जो नीचे वाले पानी को मजीद हीट लॉस नहीं करने देगा, और नीचे वाला वाटर जो है वो वार्म गर्म ही रहता है, जिसके से क्या हो जाएगा, अंडर सो वाटर प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ। तो एक्वेटिक लाइफ में जो एनिमल्स और प्लांट्स होंगे वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं। लेयर सिर्फ वाटर की ऊपर की तरफ बनेगी, हमारा जो आइस की जो लेयर बनेगी ऊपर की तरफ बनेगी, नीचे वाटर होगा जो हीट मजीद लॉस नहीं करता। तो आइस, इसकी डेंसिटी और इसे एक्सप्लेन करना होगा। इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। आइस जो हमारे पास जो वाटर है होगा आइस के अंदर, तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है, जिसमें ये फ्री स्पेसिस भी रखता है। ये हमारा बस टॉपिक होगा जिसे यहां तक हम कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।